शिक्षक शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर प्रमोद शुक्ला एजुकेशनलिस्ट के चैनल पर। जैसा कि आप जान ही रहे हैं, यूपी टेट सी टेट एजुकेशन नेट के संदर्भ में मैं विषय वस्तुओं को आपके सामने यूट्यूब के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। इस संदर्भ में आज का जो हमारा प्रकरण है वह प्रकरण है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता यानी सृजन यानी रचना करना, निर्माण करना। तो सृजनात्मकता जो है वह सृजन का क्रिया विशेषण है। एक सृजनात्मकता शब्द जो आया यह सृजन का क्रिया विशेषण है। इसके संदर्भ में हम आज चल रहे हैं चर्चा करने। तो सृजनात्मकता क्या है यह समझने के लिए सर्वप्रथम हमको कुछ परिभाषाओं को देखना होगा। तो आइए कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पहली परिभाषा ड्रेबाल की परिभाषा देखते हैं। मैं हिंदी में परिभाषाएं लिख दिया हूँ, अंग्रेजी की परिभाषाएं आपको बोल करके सुना दूंगा। ड्रेबाल ने कहा कि सृजनात्मकता वह मानवीय योग्यता है। क्या है यह सृजनात्मकता? क्या है? ध्यान दीजिएगा, यह क्या है? एक मानवीय योग्यता है। यह एक मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा वह किसी नवीन विचार या रचना को प्रस्तुत करता है। सृजनात्मकता क्या है? सृजनात्मकता एक मानवीय रचना है जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है? किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है। बात समझने वाली है। जैसा कि मैंने सृजनात्मकता के संदर्भ में कहा कि सृजन एक निर्माण एक संज्ञा है, सृजनात्मकता क्रिया विशेषण है भाषा की दृष्टि से। तो यहाँ सृजनात्मकता क्या है? मानवीय योग्यता की बात की जा रही है। यह एक मानवीय योग्यता है जिसके द्वारा मनुष्य किसी नवीन विचार, यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या है? अब ध्यान देने वाली बात है, किसी नवीन विचार या रचना को प्रस्तुत करता है। किसी नवीन विचार को प्रस्तुत करता है या रचना को प्रस्तुत करता है। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? नवीन विचार का तात्पर्य यह हुआ कि ऐसा विचार जो अब तक सभी लोग न जानते हों या फिर बहुत रेयर केस में जानता है या समाज का कोई व्यक्ति न जानता हो, ऐसी ही बात नवीन माने नया विचार और अथवा नई रचना को प्रस्तुत करता है। अंग्रेजी में इस परिभाषा को ड्रेबाल महोदय ने कहा, क्रिएटिविटी इज द ह्यूमन एबिलिटी बाय व्हिच ही प्रेजेंट्स एनी नोबल वर्क और आइडियाज। व्हाट इज क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी इज द ह्यूमन एबिलिटी मानवीय योग्यता है, बाय व्हिच जिसके द्वारा ही प्रेजेंट्स वह प्रस्तुत करता है। क्या प्रस्तुत करता है? एनी नोबेल आर वर्क आर आइडिया। एनी नोबेल वर्क आर आइडिया, किसी भी नवीन विचार या रचना को प्रस्तुत करता है। तो माने कुछ भी जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन विचार या रचना को प्रस्तुत कर देता हो वही सृजनात्मकता कहलाती है। तो स्वाभाविक है नवीन रचना या विचार प्रस्तुत करने के लिए यह एक मानवीय योग्यता के रूप में कही जाती है। दूसरी परिभाषा हम देखते हैं क्रो एंड क्रो की परिभाषा है कि एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रत्ययों के संदर्भ में गहन अध्ययन करके उसको परिभाषित किया है। जैसा परिभाषा शब्द का अर्थ आप जानते ही हैं, किसी एक भाषा में किसी प्रत्यय को बांध देना। तो परिभाषा में सृजनात्मक जो यहाँ परिभाषा उनके द्वारा दी गई, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। वेरी गुड। क्या है? मौलिक परिणामों। यहाँ देखिए सुनने और समझने लायक बात है, ध्यान देने लायक है। मौलिक क्या है? मौलिक का मतलब जो आपका अपना है, बिल्कुल यूनिक है, किसी और का न हो। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करना। आप मौलिक परिणाम तक पहुंच भी गए लेकिन अगर अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी सृजनात्मकता नहीं हुई। तो इसलिए मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया है? यह एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है, जिसके द्वारा प्राणी मनुष्य अपने मौलिक परिणाम जिस तक वह अपने अनुभव, ज्ञान, क्रिया आदि के द्वारा पहुंचा है उसको अभिव्यक्त करता है, वह मानसिक प्रक्रिया ही सृजनात्मकता कहलाती है। तो सृजनात्मकता के संदर्भ में और परिभाषाओं को हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कोल एंड ब्रूस की डिफिनेशन। कोल एंड ब्रूस की परिभाषा में का हिंदी रूपांतर जो है आपके सामने है। सृजनात्मकता मौलिक उत्पाद के रूप में, ध्यान दीजिएगा, क्या है? सृजनात्मकता मौलिक उत्पाद है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मौलिक का मतलब जो सिर्फ मूल शब्द से मौलिक का बना उत्पन्न हुआ है। मौलिक का तात्पर्य हुआ जो सिर्फ अपना हो, आप जो बनाने वाला हो उसी का हो, किसी और के द्वारा न बना। तो इसलिए आप ध्यान दिलवा रहे हैं आपको कि सृजनात्मकता, ये परिभाषाएं जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई हैं, एक एक शब्दों पर बहुत दिनों तक शोध के बाद, कई वर्षों के शोध के पश्चात वे उस शब्द को पकड़ पाते हैं। इसलिए आप इस शब्दों को रटने के चक्कर में मत पड़ा करिए। शब्द को देखिए और समझिए, उसको आत्मसात करिए, क्योंकि यह परिभाषा आत्मसातीकरण का परिणाम है। तो जब जिसका जो परिणाम होता है उस तरह से आप अपनाएंगे तभी वह जाकर स्थायित्व की तरफ पड़ेगा। और मेरा लक्ष्य यही है कि आप मेरे अध्ययन के संदर्भ में प्रयास किया जा रहा है, इसको आप अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो ऐसा करिए कि जिससे ये भूले ना। तो ध्यान दीजिए, कोल एंड ब्रूस ने कहा कि सृजनात्मकता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने और सराहना करने की योग्यता व क्रिया है। दो बातें इन्होंने कहा, यह क्या है? योग्यता है और क्रिया भी है। कोल एंड ब्रूस महोदय ने कहा कि सृजनात्मकता मौलिक उत्पाद के रूप में, यह एक मौलिक उत्पाद के रूप में है, मानव मस्तिष्क को समझती है, व्यक्त करती है और सराहना करती है, अप्रिशिएट करती है।
ऐसा करने की योग्यता है और क्रिया है। इसका जो अंग्रेजी रूपांतर है वो हम लिख नहीं रहे हैं, आपको सुना दे रहे हैं। अंग्रेजी रूपांतर में कोल एंड ब्रूस महोदय ने कहा क्रिएटिविटी इज एन एबिलिटी एंड एक्टिविटी ऑफ ए मैन्स माइंड, एक मनुष्य की मानव मस्तिष्क का, ए मैन्स माइंड टू ग्रैस्प समझने के लिए, टू एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए, एंड एप्रिसिएट यानी सराहना करने के लिए। किस लिए, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एन ओरिजिनल प्रोडक्ट, इन द फॉर्म ऑफ एन ओरिजिनल प्रोडक्ट। आप ओरिजिनल शब्द को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं क्योंकि समझते नहीं है, बस महसूस कर रहे हैं अंग्रेजी भाषा, तो हिंदी में उसको ज्यादा बेहतर समझ में आना चाहिए। आत्मसातीकरण की मातृभाषा आपकी हिंदी है तो आपको आत्मसातीकरण की तरफ जाने में ज्यादा सहायता मिलेगी। कोल एंड ब्रूस ने कहा कि क्रिएटिविटी इज एन एबिलिटी एंड एक्टिविटी ऑफ मैन्स माइंड टू ग्रैस्प, एक्सप्रेस एंड अप्रिसिएट इन द फॉर्म ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्ट, यानी मौलिक उत्पाद के रूप में। ह्यूमन जो माइंड है उसकी एक योग्यता है, क्रिया है। किस लिए है, जो समझ सके, व्यक्त कर सके और सराहना कर सके। किसे, मानव मस्तिष्क को। तो सृजनात्मकता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को, मनुष्य के मस्तिष्क में क्या हो रहा है उसको समझने की, समझ लिया। अगर मनुष्य समझ गया अपने मस्तिष्क में क्या हो रहा है तो उसको व्यक्त करने की, और व्यक्त भी कर दिया। अगर उसको अप्रिसिएट नहीं करता है, उसको सराहना नहीं करता है तो टिकेगा नहीं, उस प्रोसेस में वहीं रुक जाएगा। इसीलिए कोल एंड ब्रूस महोदय ने कहा कि सृजनात्मकता एक मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने की, आपके मस्तिष्क को अगर आप में क्रिएटिविटी है तो यह क्रिया है, योग्यता है। किस लिए है, क्योंकि आप अपने मस्तिष्क को समझ रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं तथा सराहना कर रहे हैं। किस रूप में, एक मौलिक उत्पाद के रूप में। तो बात आपको समझ में आनी चाहिए और आ भी गई होगी। तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह बात मैंने आपको बताया है कि आप जब भी परिभाषाएं 2-4 पढ़िए तो आप अपनी बात जरूर लिखिए। मेरी बात है, आप अपनी बात भी लिखिएगा। इससे मेरी बात से ही आप संतुष्ट मत हो जाइए, आप तर्क करिए, चिंतन करिए, समझिए। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि सृजनात्मकता एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें गैर परंपरागत चिंतन के द्वारा किसी समस्या के अद्वितीय समाधान तक पहुंचा जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि एक मानसिक प्रक्रिया है, दैट इज ए मेंटल प्रोसेस व्हाट हैपन इन देयर, जिसमें गैर परंपरागत चिंतन होता है, नॉट कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, जैसा लोग सोचते हैं उस संदर्भ में नहीं होता है, बल्कि यह गैर परंपरागत चिंतन के द्वारा हो रहा है। इसका लक्ष्य क्या है गैर परंपरागत चिंतन का, इसका लक्ष्य है किसी समस्या, देखिए आप चिंतन क्यों करते हैं, आप विचार क्यों करते हैं, आप सोचते क्यों, मूल बात है आपके सामने कोई समस्या होगी तभी आप करते हैं, तो समस्या का समाधान करने के लिए। और समाधान कैसा होगा, यूनिक, अद्वितीय समाधान तक पहुंचा जाता है। ये मेरी परिभाषा है, उपरोक्त निष्कर्ष है कि सृजनात्मकता एक मानसिक प्रक्रिया है, ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें गैर परंपरागत चिंतन के द्वारा किसी समस्या के अद्वितीय समाधान तक पहुंचा जाता है, बिल्कुल यूनिक। अगर सब जैसा समाधान निकाल रहे हैं किसी समस्या के संदर्भ में तो वह सृजनात्मकता नहीं हुई। सृजनात्मकता तभी कही जाएगी जब वह बिल्कुल क्रिएटिव हो। जैसे जेम्स वाट का नाम सुना है आपने, भाप के इंजन का निर्माण किया। भाप उसके पहले भी बनती थी, आज भी बन रही है, ऊपर ही उड़ती थी, लेकिन वो खाना बनाते समय देखता है बर्तन से भाप उड़ रही है तो भाप को दबाता है, वजनी चीजें ईंट पत्थर रख देता है, फिर भी नहीं मानती, फिर भी वो और बड़ा प्रयोग करता है, बहुत कुछ रखता है, नहीं मानती, भाप उठाती चली जाती है। फिर एक स्थिति आती है कि अप्रयोग धर्मिता, उसकी जिद उसको एक क्रिएशन तक ले जाती है और भाप के इंजन का निर्माण करते हैं। तो ये गैर परंपरागत चिंतन के द्वारा ही होता है। और समस्या सामने थी, भाप के द्वारा क्यों उठ रहा है, तो उसका यूनिक जो समाधान निकाला, सलूशन निकाला कि अब इसके द्वारा इंजन चलाया जा सकता है, तो इंजन चला करके उसने बना दिया। तो उपरोक्त परिभाषाएं हमने देखी, इसके आधार पर हम सृजनात्मकता की विशेषताओं के संदर्भ में कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। और निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष है कि यह एक लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है। एक ऐसी है, लक्ष्य उन्मुखी है, यह लक्ष्य की तरफ हमेशा बढ़ने वाली प्रक्रिया है, बिना लक्ष्य के नहीं चलती। दूसरा कि नए व अलग प्रत्यय का निर्माण करना इसका लक्ष्य है। इसका दूसरी विशेषता है कि इसके द्वारा नए व अलग, बिल्कुल नए और बिल्कुल अलग प्रत्यय का निर्माण होता है। और तीसरी इसकी विशेषता है, इसका परिणाम कैसा हो सकता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसका परिणाम शाब्दिक हो सकता है, इसका परिणाम अशाब्दिक हो सकता है, इसका परिणाम मूर्त हो सकता है, इसका परिणाम अमूर्त हो सकता है। अब आप कहेंगे कैसे इतना हो सकता है, ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसका परिणाम शाब्दिक कैसे हो सकता है, रचनाएं करता है, कवि करता है, तो कवि रचनाएं करके क्या करता है, शाब्दिक क्रिएशन करता है। दिनकर हुए, कबीर हुए, तुलसी हुए, कुमार विश्वास हुए, आधुनिक काल के, इस तरह से जो भी कवि लोग हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास शाब्दिक रचना कर रहे हैं,
शाब्दिक सृजन कर रहे हैं ना, उनके सामने एक समस्या है कि प्रकृति को देखते हैं या मनुष्य को देखते हैं या मनुष्य के भावों को एहसास करते हैं और उसको एक नए रूप में देना चाहते हैं, उसको एक नया ढंग प्रस्तुत करना चाहते हैं। जैसे देख रहे हैं ना आप, समझने, व्यक्त करने, सराहना करने, समझते हैं कि क्या है, व्यक्त करते हैं, उसका सराहना करते हैं, तो शाब्दिक हो गई। अशाब्दिक होती है सृजन, अशाब्दिक भी हो सकता है। आप भाषा मनुष्यों की सीखे हैं, आपको कौवे की आवाज सुनाई दे रही होगी बीच बीच में, जानवरों के बीच आपको हमको रहना पड़ जाता है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो जानवरों की भाषाओं को समझते हैं, तो अशाब्दिक हुआ। वे सुन रहे हैं लेकिन उनके शब्दों को नहीं बोल पा रहे हैं। या संकेतों को सीखना, संकेतों के संदर्भ में कुछ ऐसा, जैसे ब्रेल लिपि आई आपके सामने, ब्रेल लिपि आई उनके अध्ययन के लिए, दृष्टिहीनों के लिए, तो वह अशाब्दिक थी। मूर्त प्रत्यय हो सकता है, दिखाई देने वाली चीज हो सकती है, कुछ मार्कर बनाया गया, ये आपका मोबाइल बनाया गया, ये आपका जो है स्टैंड बनाया गया, ये बल्ब बनाया गया, ये सब मूर्त चीजें हैं, सृजन का ही परिणाम है। और अमूर्त भी होती हैं, कोई विचार तय हुए, कोई नई खोज बनाई गई, कोई सिद्धांत बनाया गया, कुछ नया, कुछ ऐसा बनाया गया जिसको कभी प्रस्तुत नहीं किया जा सके। मूर्त का मतलब जो सामने आ जाए, और अमूर्त का मतलब जो कभी सामने ना आ पाए। तो ये सृजनात्मकता जो है ना, वो शाब्दिक, अशाब्दिक, मूर्त, अमूर्त, इसके परिणाम हो सकते हैं किसी भी रूप में। समस्या के चौथी विशेषता है कि इसमें समस्या के सभी पहलुओं पर गैर परंपरागत चिंतन होता है। अद्वितीय परिणाम निकालना है तो परंपरागत चिंतन होगा समस्या का, तो अद्वितीय परिणाम नहीं निकलेगा। तब जो है सीधा सीधा जैसा लोग उस समस्या का समाधान करते आए हैं वैसे ही आप कर लेंगे। आपको भूख लगी है तो इसमें गैर परंपरागत चिंतन करना आपके लिए कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन जो क्रिएटिव होगा वह गैर परंपरागत चिंतन करेगा कि भोजन से ही भूख मिटेगी, कोई और रास्ता निकाला जा सकता है, जिसका परिणाम है कोई क्रिएटर रहा होगा जिसने एक ऐसा कैप्सूल बनाया कि जिसको लेकर अंतरिक्ष यात्री जाते हैं और ये कैप्सूल खा करके कई दिनों तक बिना कुछ खाए रहते हैं, महीनों तक, सालों तक रहते हैं, तो वो क्रिएटर का ही परिणाम था, गैर परंपरागत चिंतन हुआ। और पांचवी बात है, बहुत जरूरी बात है, परीक्षा के दृष्टि से भी जरूरी बात है, यहाँ जो भी बातें मैं आपको लिख करके समझा रहा हूं सब बातें परीक्षा के लिए जरूरी है, व्याख्या भी आपको समझनी होगी अगर आप चाहते हैं समझना तो। बुद्धि से भिन्न है यह। क्यों बुद्धि से भिन्न है? इसलिए बुद्धि से भिन्न है कि एक सीमा के बाद बुद्धि जब बढ़ती है, उसके आगे मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया कि इसके मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि और सृजनात्मकता के सहसंबंध करके अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला कि 110 से 120 तक की बुद्धि जो है, यही आईक्यू जो है अनिवार्य है सृजनात्मकता के लिए। इतना अगर आईक्यू है तो वह सृजनात्मकता के लिए पर्याप्त है। इसके बाद जो है, जो आईक्यू और इसमें क्या नाम है, क्रिएटिविटी, बुद्धि और सृजनात्मकता में उसका सहसंबंध 120 के बाद 140, 50, 60 जितनी बुद्धि लब्धि हो सकती है उतना तक निकाला गया, तो उसका सहसंबंध 0.17 आया, 0.1 आता है। और 110 से 120 जो रेंज आपका सामान्य बुद्धि लब्धि का है, इस तक अध्ययन किया गया। तो इसमें यहां भी धनात्मक ही था, यहां भी पॉजिटिव कोरिलेशन ही था, इसका जो था वह 0.60 का पॉजिटिव सहसंबंध आया। तो यहां आप देख रहे हैं ना कि सृजनात्मकता और बुद्धि में जो 120 के बाद है वह 0.17 का सहसंबंध आता है, और 110 से 120 तक का 0.6 का धनात्मक सहसंबंध आता है। 110 के नीचे भी बहुत कम मिले हैं रेयर केसेस सृजनात्मकता के, और 120 के ऊपर भी। तो इसलिए यह बुद्धि से भिन्न है, क्योंकि बुद्धि में बहुत सारी मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं। आप बुद्धि चैप्टर में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे। तो शिक्षक के जिज्ञासुओं, आज आपने सृजनात्मकता की परिभाषा देखा, उसको अच्छे ढंग से अर्थ को समझा और सृजनात्मकता की विशेषता को समझा। तो अगले वीडियो में फिर हम सृजनात्मकता के तत्व की बात करते हैं, उसकी प्रक्रिया की बात करते हैं, सिद्धांत की बात करते हैं, सृजनात्मकता के संदर्भ में कि सृजनात्मकता को कैसे कक्षा में लागू किया जाए, क्या क्या शिक्षण विधियां हो सकती हैं, इसके सृजनात्मकता के मापन के तरीके क्या हैं। अगले वीडियो में इस विषय में चर्चा होगी। तो आपसे निवेदन है मित्रों कि इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन जिससे मिलता रहे, और साथ ही अपने जो शिक्षा के जिज्ञासु बंधु हैं उन तक पहुँचाइए, जिससे कि मेरा प्रयास सफल हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।